जी नमस्कार, स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम इम्पोर्टेंट करेंट्स विद स्टैटिक जीके का दूसरा क्लास है और आज के क्लास में हम 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट है प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। जी हाँ, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस क्या है, ये क्यों चर्चा में है, हाल ही में इसका चर्चा क्यों हो रहा है, इसके विषय में रोको टोको कैंपेन क्या है, रोको टोको कैंपेन क्या है, इसके बारे में वीपो क्या होता है, इसके जो है भारत सदस्य हैं या नहीं हैं, इनकी चर्चा, साथ में विश्व जनसंख्या दिवस की चर्चा और लास्ट में सेल कंपनी की चर्चा। इन पांचों पॉइंट की चर्चा हम करने वाले हैं क्योंकि ये पांचों पॉइंट खबरों में चर्चित है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो चलिए समझते हैं। आज का पहला पॉइंट है प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। देखिए, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस एक बुक का नाम है। ये क्या है? एक बुक है। इसके लेखक राजा राम मोहन राय है। ध्यान दीजिएगा, इसके जो लेखक हैं प्रीसेप्ट ऑफ जीसस के लेखक राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय प्रीसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक हैं। क्लियर है? इन्होंने एक और भी पुस्तक लिखा है जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, उपहार। यह भी पुस्तक है राजा राम मोहन राय के द्वारा ही लिखा गया है। क्लियर है? साथ में आपने यह भी पढ़ा होगा कि जो आत्मीय सभा है, आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। आत्मीय सभा है ना, की स्थापना 1814 में किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। जी हाँ, कहाँ? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। याद रखिएगा, यह जो स्थापना किया गया था कलकत्ता में किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था। इनका एक प्रीसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक है जो हाल ही में चर्चित है। इसके लेखक है राजा राम मोहन राय और इन्हीं का एक और पुस्तक है जिनका नाम है उपहार। क्लियर है? अब बात करते हैं आत्मीय सभा का। आत्मीय सभा का अर्थ होता है मित्रों का समाज। याद रखिएगा, आत्मीय सभा का अर्थ होता है आत्मीय सभा का अर्थ है मित्रों का समाज, है ना, मित्रों का समाज। ये है आत्मीय सभा का अर्थ। क्लियर हुआ? तो आपने इस पॉइंट को अच्छी तरीका से समझा कि प्रीसेप्ट ऑफ जीसस एक किताब का नाम है जिसके लेखक है राजा राम मोहन राय। इनका एक और पुस्तक है जिसका नाम है उपहार। इनके द्वारा एक जो है आत्मीय सभा की स्थापना किया गया 1814 में कोलकाता में, जिसका अर्थ होता है मित्रों का समाज। क्लियर है? चलते हैं दूसरा नंबर पॉइंट पर। दूसरा नंबर पॉइंट कहता है रोको टोको कैंपेन। कैंपेन का अर्थ होता है अभियान, यानी रोको टोको अभियान हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने उन लोगों के लिए जो मास्क नहीं पहनते हैं रोको टोको कैंपेन की शुरुआत की है। याद रखिएगा, कौन किसने? तो मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको कैंपेन शुरुआत किया है। किनके लिए? उन लोगों के लिए जिन्होंने जो कि मास्क नहीं पहनते हैं, उनके लिए रोको टोको कैंपेन की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। क्लियर है? मध्य प्रदेश सरकार से और भी बहुत सारे रिलेशन में आते हैं, जैसे रोजगार सेतु योजना। रोजगार सेतु योजना कुशल श्रमिकों के लिए। याद रखिएगा, रोको टोको कैंपेन तो एमपी सरकार का हुआ। नंबर 2 समझ रहे हैं ना, रोको टोको कैंपेन एमपी सरकार का, साथ ही रोजगार सेतु योजना। याद रखिएगा, रोजगार सेतु योजना है ना, कुशल श्रमिकों के लिए है। याद रखिएगा, किसके लिए है? कुशल श्रमिकों के लिए। कुशल श्रमिकों के लिए, है ना, कुशल श्रमिकों के लिए है। और इसका भी शुरुआत कौन कर लिया है? एमपी सरकार। कौन सरकार? एमपी सरकार। साथ ही एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना, यह भी याद रखिएगा, एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना, है ना, योजना।
एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना का संबंध भी एमपी सरकार से है। इसका भी प्रारंभ, इस योजना का भी प्रारंभ एमपी सरकार किए हुए हैं। साथ ही साथ श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत, याद रखिएगा, श्रम सिद्धि अभियान, श्रम सिद्धि अभियान का भी शुरुआत कौन किए हैं? एमपी सरकार। एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना का शुरुआत कौन किए हैं? एमपी सरकार। साथ ही साथ खेलों को उद्योग का दर्जा, खेलों को भी उद्योग का दर्जा किसके द्वारा दिया गया है भाई? खेलों को उद्योग, खेलों को उद्योग का दर्जा, है ना, किसने दिया है? एमपी सरकार ने। किसने? एमपी सरकार ने खेलों को उद्योग का भी दर्जा दिया है। साथ ही साथ कोरोना के लिए बुखार क्लिनिक की शुरुआत, दीदी वाहन सेवा की शुरुआत, याद रखिएगा, किसका मैंने कहा? बुखार क्लिनिक, बुखार क्लिनिक की शुरुआत, दीदी वाहन सेवा की शुरुआत एमपी सरकार के द्वारा, दीदी वाहन सेवा भी एमपी सरकार के द्वारा। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट योजना जो चरण पादुका पहल, पढ़े होंगे आप, चरण पादुका पहल, पादुका पहल। देखिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, हम ऐसे सब पॉइंट का डिस्कशन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे खासे लाभ देके जाएंगे। इसलिए बिल्कुल आप इसे देखते चलेंगे। तो मैंने क्या कहा कि एमपी सरकार ने रोको टोको कैंपेन की शुरुआत की है। साथ में एमपी सरकार ने और क्या किया है? रोजगार सेतु योजना जो कुशल श्रमिकों के लिए है, यह भी एमपी सरकार के द्वारा चालू किया गया है। एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना एमपी सरकार। श्रम सिद्धि अभियान एमपी सरकार के द्वारा। खेलों को उद्योग का दर्जा किसने दिया? एमपी सरकार। बुखार क्लिनिक, दीदी वाहन सेवा किसके द्वारा? एमपी सरकार। चरण पादुका पहल किसके द्वारा? एमपी सरकार। साथ ही मलखम्ब को जो है वहां का राष्ट्रीय खेल जो घोषित किया गया है ना, वह भी कहा? एमपी सरकार। अब मैं बात करता हूं भाई मध्य प्रदेश में यदि लोकसभा की बात करें, लोकसभा कितना है मध्य प्रदेश में? 29 है। राज्यसभा कितना है? 11 है। विधानसभा कितना है? 230 है ना। अब विधान परिषद कितना है मेरे भाई? विधान परिषद तो यहाँ है ही नहीं। क्लियर है? समझ रहे हैं चीजों को? मैंने क्या कहा? मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29, राज्यसभा सीटों की संख्या 11, विधानसभा सीटों की संख्या 230, विधान परिषद नहीं है मध्य प्रदेश में। क्लियर है? यदि मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुआ था, जिसका मूल स्थान पड़ता है जबलपुर में। कहाँ पड़ता है? जबलपुर में। और इसका खंडपीठ, ध्यान दीजिएगा, इसका खंडपीठ पड़ता है ग्वालियर, है ना, ग्वालियर, है ना, ग्वालियर और इंदौर में। ग्वालियर और कहाँ? इंदौर में। ग्वालियर और कहाँ? इंदौर में। समझ रहे ना? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में, मूल स्थान जबलपुर में, खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में। क्वेश्चन भाई पूछता है, एकदम पूछता है, आप एकदम ध्यान से सीखो। एमपी सरकार क्या उच्च न्यायालय का स्थापना 1956, जबलपुर जो है मूल स्थान, खंडपीठ पड़ता है ग्वालियर और इंदौर में। मध्य प्रदेश की बात करें, लोकसभा की संख्या 29, राज्यसभा 11, विधानसभा 223, विधान परिषद मध्य प्रदेश में नहीं है। मैंने क्या कहा? विधान परिषद नहीं है। चलिए तो समझ गए इसको। मध्य प्रदेश आपका क्लियर हुआ, रोको टोको अभियान क्लियर हुआ। चलिए हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 आपको क्या कहता है? WIPO, W फॉर वर्ल्ड, एकदम याद रखिएगा मेरे भाई। मैं किसी पॉइंट की बात करता हूं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में क्या है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, याद रखिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, याद रखिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना 1967 में किया गया था मेरे भाई, एकदम याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। 1967 में किया गया था। इसका हेड क्वार्टर पड़ता है जेनेवा, और जेनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में।
याद रखिएगा, इसका हेड क्वार्टर पड़ता है जेनेवा, और जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। समझ गए ना? समझ रहे हैं ना चीजों को? यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियों में से एक संगठन है WIPO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। स्थापना 1967 में हुआ था, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट भारत भी इसका सदस्य है। याद रखिएगा, भारत भी इस संगठन का सदस्य है। भारत भी इस संगठन का सदस्य है। बिल्कुल आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करके चलिए, मैं आपका एक भी पॉइंट मिस नहीं होने दूंगा। आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो मैंने तीसरे पॉइंट की बात किया, WIPO अर्थात वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का स्थापना 1967 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में। भारत भी इस संगठन का सदस्य है। क्लियर है? साथ ही साथ यह भी कह सकते हैं कि यह संगठन संयुक्त राष्ट्र समझ रहे हैं ना, UNO पढ़े होंगे, संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक यह भी संगठन है जो विशिष्ट है। समझ गए? WIPO क्लियर हुआ। अब यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। अब हम फिर चलेंगे विश्व जनसंख्या दिवस पर। चलिए ध्यान से देखिएगा, पूरा आनंद आएगा, बस आप देखते चलेंगे चीजों को। विश्व जनसंख्या दिवस तो आप लोगों को पता ही होगा कि 11 जुलाई से मनाते हैं। नहीं, प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। इतना को बात तो आपको पता होगा, लेकिन जो उसका मुख्य बात हम बताएंगे वह शायद नहीं जानते होंगे। कोई बात नहीं, जानते हैं और अच्छी बात, रिवाइज होगा। नहीं जानते हैं तो अभी जानकारी हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं चौथा नंबर पॉइंट की। चौथा नंबर पॉइंट में क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ध्यान दीजिएगा। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है मेरे भाई? 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। क्लियर है? कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। एकदम कोई भी तरह कंफ्यूजन है क्या? नहीं। शुरुआत इसकी कब हुई थी? ये बात है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी मेरे भाई? तो 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी, और 1989 से ही प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। क्लियर है? इस साल की जो इसकी थीम रही थी, विशेष रूप से कोरोना महामारी के समय में, है ना, जो कोरोना महामारी आप देख रहे हैं चल रहा है, तो वही मैं कह रहा हूं कि इस साल इसकी थीम विशेष रूप से कोरोना महामारी के जो है समय में दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों की स्वास्थ्य पर, महिलाओं और लड़कियों की स्वास्थ्य के अधिकार की सुरक्षा पर ही आधारित है। समझ में आया? इस दिवस की जो थीम है कोरोना महामारी को लेकर महिलाओं और लड़कियों की स्वास्थ्य पर आधारित जो है इसको दिया गया है, यानी विश्व जनसंख्या दिवस की थीम कोरोना महामारी को लेकर के महिला और लड़कियों के स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। क्लियर है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। कब से मनाने की शुरुआत हुई? 1989 से। क्लियर है? 1989 से। क्लियर है? जनसंख्या का यदि अध्ययन पूछ दे तो जननांकी कहिए, नहीं जननांकी कहिएगा, जनसंख्या का अध्ययन। अब हम चलते हैं सेल कंपनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं सेल कंपनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल कंपनी क्या है मेरे दोस्त? सेल कंपनी क्या है? तुम्हें लगता होगा सेल कंपनी एक बिल्डिंग होगी, वहां पर कार्य होते होंगे, कर्मचारी होंगे, मालिक होंगे। कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं है। इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट और खबरों में है। ध्यान दीजिए, मैं सेल कंपनी की बात करता हूँ। सेल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि केवल कागजों में विद्यमान होती है। समझा? नहीं समझा? सेल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो केवल कागजों में विद्यमान होती है, कागजों में विद्यमान होती है।
अब आप बताओ, यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता, क्या ये दिमाग में आता कभी कि ये सेल कंपनी केवल कागज में विद्यमान होती होगी? जी हाँ, ये सिर्फ कागजों में विद्यमान होती है। इसके पास न तो अस्थायी कार्यालय होता है और न ही अस्थायी कर्मचारी। ध्यान दीजिएगा, इसके पास न तो अस्थायी कर्मचारी होती है, ध्यान दीजिएगा, इसके पास न तो अस्थायी कर्मचारी और न तो, है ना, अस्थायी, ये जगह कहा जाए न तो अस्थायी कर्मचारी होता है और न ही अस्थायी कार्यालय होती है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये केवल कागजों में विद्यमान होती है, इसके पास कोई कार्यालय नहीं है, कोई अस्थायी कर्मचारी भी इसमें नहीं होती है। हाँ, लेकिन इतना बात याद रखिएगा कि ये कंपनियां रजिस्टर्ड होती है भारत सरकार से, समझे ना? ये कंपनियां क्या होती है? ये कंपनियां रजिस्टर्ड होती है। क्या होती है? रजिस्टर्ड होती है ना? ये कंपनियां क्या होती है? रजिस्टर्ड होती है। मैं शेल कंपनी की बात कर रहा हूँ। शेल कंपनी केवल कागजों में विद्यमान होने वाली कंपनी, जिसके पास न तो कोई कर्मचारी न ही कार्यालय, है ना, साथ ही साथ ये कंपनियां रजिस्टर्ड भी होती है। क्लियर है? इनका एक बैंक खाता होता है, याद रखिएगा। इस कंपनी का, है ना, इनका एक बैंक खाता होता है, बैंक खाता होता है। याद रखिएगा कि जो शेल कंपनी होती है, इसकी क्या होती है? एक बैंक खाता होता है, जिसमें आप निवेश भी किया जाता है, उसमें निवेश कर सकते हैं। जब बैंक खाता है तो उसमें नहीं, जिसमें निवेश भी किया जाता है, जिसमें निवेश भी किया जाता है। क्लियर है? क्या किया जाता है? जिसमें निवेश भी किया जाता है। क्लियर है? साथ ही साथ इसका प्रयोग काले धन को सफेद बनाने में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेल कंपनी का प्रयोग किसमें किया जाता है? शेल कंपनी का प्रयोग किसमें? इसीलिए तो ये चर्चा में है। शेल कंपनी का प्रयोग काले धन को सफेद धन बनाने में किया जाता है ना? इसका प्रयोग, याद रखिएगा, इसका प्रयोग काले धन को सफेद बनाने में, याद रखिएगा, काले धन को सफेद बनाने में किया जाता है। क्लियर है? तो जो शेल कंपनी होता है, आपने समझा, यह केवल कागजों में विद्यमान होती है। इसके पास न तो अस्थायी कर्मचारी होती है और न ही अस्थायी कार्यालय। ये कंपनियां रजिस्टर्ड होती है, इसका एक बैंक खाता होता है, ये निवेश भी कर सकते हैं, नहीं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, इस कंपनी का प्रयोग काले धन को सफेद बनाने में किया जाता है। समझ में आया? चीजों को आपने अच्छी तरीका से समझा। इसी प्रकार से हम प्रत्येक दिन आपको 5 पॉइंट का डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। समझ गए? तो यदि आप मेरा क्लास देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऑनलाइन टेस्ट क्लास में ज्वाइन करें और वहां पर प्रत्येक दिन आप टेस्ट दें, और टेस्ट देने से आप अपना पूरा अभ्यास करें, ताकि एग्जाम की दृष्टि से आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लाएं। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक। बने रहिएगा मेरे साथ, घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रखिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत।